अब नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, या ऐसे कहेंगे मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो लिखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to vaporize, amount of heat required to vaporize 1 mole of a liquid, to vaporize 1 mole of a liquid at constant temperature, at constant temperature and under standard pressure, and under standard pressure, under standard pressure, ब्रैकेट में ले लेंगे, प्रेशर ब्रैकेट में वन बार प्रेशर, बार जो है प्रेशर यूनिट होती है, 1 बार इज कॉल्ड इट्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, is called its standard enthalpy of vaporization, standard enthalpy of vaporization। तो जैसे एग्जाम्पल लेंगे, तो ये कह रहे हैं किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को, किसी भी लिक्विड के एक मोल को वेपर में बदलने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत पड़ती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर और 1 बार प्रेशर पर, तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो H2O ये लिक्विड है, इसका 1 मोल है, इसका वेपोराइजेशन कर दिया गया, और ये बदल गया वेपर या गैस। तो ये प्लस में आएगा क्योंकि हीट यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, प्लस 40.79 किलो जूल पर मोल, ये आ गया। ये कहलाती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है इसलिए क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक। इसके बाद है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन मतलब वो जानते ही आप लोग, इसे हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सॉलिड को सीधे डायरेक्ट गैस में बदलना या वेपर में चेंज होना। आमतौर पे सॉलिड क्या होते हैं, पहले पिघलेगा, लिक्विड में बदलता है और फिर लिक्विड से वेपर में बदलता है, लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको हीट करने पर सीधे गैस या वेपर बदल जाते हैं, उसे कहते हैं सब्लिमेशन। तो लिखेंगे then the enthalpy change when 1 mole of a solid substance
when 1 mole of a solid substance directly changes into vapor or gas, directly changes into vapor or gas, ब्रेक में ले लेंगे sublimes, इसे कहते हैं sublimes, 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 at a constant temperature and under standard pressure, at a constant temperature and under a standard pressure, constant temperature under and under standard pressure, standard pressure वही हो जाएगा, ब्रेक में ले लेंगे 1 bar, is called standard enthalpy of sublimation, is called standard enthalpy of sublimation. जैसे CO2 है सॉलिड CO2 क्या कहते हैं, ड्राई आइस. अब इसका सब्लिमेशन हो जाए, सब्लिमेशन और CO2 गैस बदल जाए, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी में जो चेंज आता है उसे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहा जाता है. ये प्लस प्लस 73 किलो जूल पर मोल है, ये आगे जाकर. तो प्लस का मतलब ये आया है कि ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हीट तो यहाँ ज़रूरत पड़ेगी ना, एंडोथर्मिक. और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ sublimation of CO2, standard enthalpy of sublimation of CO2. नहीं, आप ये गलत, 25 होगी, सॉरी, 25. ये एग्जाम्पल पहला हो गया एग्जाम्पल. ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल और हो जाएगा, नेप्थेलीन सॉलिड. नेप्थेलीन सॉलिड है, इसका सब्लिमेशन करा दिया जाए, ये गैस बदल जाएगा. और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो जाएगा प्लस 73, ये होगी 73 किलो जूल पर मोल, इसकी होगी जगह. तो ये CO2 की है, ड्राई आइस की है, वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन 25 किलो जूल पर मोल. वो नेप्थलीन है, नेप्थलीन भी का भी सब्लिमेशन होता है, गर्म करें सीधे सॉलिड से गैस या वेपर बन जाता है, वहाँ पर 73 किलो जूल की जो है हीट की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये सारे प्रोसेस क्या हैं, चाहे फ्यूज़न हो, चाहे वेपराइजेशन हो, चाहे सब्लिमेशन हो, इन सब में हीट ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये सब एंडोथर्मिक, इसलिए डेल्टा H की वैल्यू सब में पॉजिटिव है, क्योंकि एंडोथर्मिक.
तो ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन में एंथैल्पी चेंज हो गया। फेज ट्रांसफॉर्मेशन पहला हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड से लिक्विड बदलना, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, फिर लिक्विड से वेपर बदलना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और फिर सॉलिड से सीधे लिक्विड बदलना, इसे सब्लिमेशन कहते हैं, तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब एक नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंथैल्पी चेंज, नोट लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंथैल्पी चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ द एंथैल्पी चेंज depends on the strength of the, depends on the strength, strength, strength of the intermolecular interactions, strength of the intermolecular interactions, depends on the strength of the intermolecular interactions, intermolecular interactions in the substance, interactions in the substance, in the substance undergoing the phase transformations, undergoing the phase transformations, phase transformations। तो जो एंथैल्पी चेंज की जो मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है, जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो, जैसे ये बदल रहा उसमें, ये उसमें बदल रहा, इनमें फेज बदल रही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो इनके मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरेक्शन फोर्स मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगते हैं, मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। अगर मॉलिक्यूल के बीच अगर स्ट्रांग फोर्स है तो एंथैल्पी चेंज ज़्यादा होगा, अगर मॉलिक्यूल के बीच अगर वीक फोर्स है, कमज़ोर फोर्स लग रहे हैं, तो एंथैल्पी चेंज कम होगा। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल लेंगे, द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, strong hydrogen bonds between water molecules hold them tightly in liquid phase, hold them tightly in liquid phase, hold them tightly in liquid phase। While in case of organic liquid, while in case of organic liquid, in case of organic liquid such as, in case of organic liquid such as acetone, such as acetone, 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 the intermolecular dipole interactions, intermolecular dipole, बीच में डैश लाइन, dipole interactions, dipole interactions are significantly weaker, dipole interactions are significantly weaker, significantly weaker, weaker, weaker। दस आगे लिखे हैं, 1 मोल ऑफ एसीटोन, 1 मोल ऑफ एसीटोन requires, 1 mole of acetone requires less heat, than the 1 mole of water, than the 1 mole of water to vaporize them, to vaporize them, to vaporize them। तो अभी बताया कि जो एंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स की स्ट्रेंथ पर, मजबूती पर। अब
हमने लिखा है एग्जाम्पल, आपको लिखाया है कि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच बता चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और जो ऐसे एसीटोन है CH3COCH3 एसीटोन है, इसके मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लगता, बल्कि क्या लगता है, डाइपोल डाइपोल। पीछे पढ़ा चुके हैं आपको डाइपोल डाइपोल फोर्स है, स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ाए थे। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड से भी कमज़ोर है, हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, टाइटली बंधे होते हैं। और एसीटोन का मॉलिक्यूल जो कि वो वीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्स, वो थोड़े लूजली बंधे होते हैं। इसलिए वाटर के एक मोल को अगर वेपर बदलना है तो ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी इन कंपेरिजन ऑफ एसीटोन, क्योंकि एसीटोन में वीक है, तो जब वीक है तो आसानी से टूट जाएगा बॉन्ड, आसानी से वेपर बदला, कम हीट की ज़रूरत पड़ेगी जाकर। तो कहने मतलब ये हुआ कि एंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की पर डिपेंड करती। अगर जिन मॉलिक्यूल में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है तो वहाँ एंथैल्पी चेंज ज़्यादा होगा, जहाँ वीक है तो वहाँ एंथैल्पी चेंज कम होगा जाकर। अब है डालेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एफ तो फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो किसी कंपाउंड का एक मोल बनने में, एक मोल उसके एलिमेंट से, उसके तत्वों से, एलिमेंट से एक मोल बनने में जितना एंथैल्पी में चेंज आएगा जाकर वो कहलाएगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ। स्टैंडर्ड मतलब कंडीशन स्टैंडर्ड रहेंगी। कंडीशन मतलब प्रेशर जो है वो वही 1 बार रहेगा, टेम्परेचर आमतौर पर 298 केल्विन 25 डिग्री है सेल्सियस। तो जैसे मान लीजिए, अब ये ध्यान रखें फॉर्मेशन में क्या होता है, एलिमेंट से बनाना है। जैसे जैसे मीथेन बनाना है आपको, तो मीथेन में कौन कौन एलिमेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और 2 हाइड्रोजन ये मिलकर एक मोल बनाएंगे जाकर, मतलब 4 हाइड्रोजन ऐसे। तो किसी कंपाउंड का एक मोल बनने में उसके एलिमेंट से, एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन से बनने में जो एंथैल्पी में चेंज आता है उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो लिखेंगे द एंथैल्पी चेंज, the enthalpy change, enthalpy change for the formation of, for the formation of 1 mole of a compound, for the formation of 1 mole of a compound from its elements, from its elements in their most stable states, in their most stable states, most stable states under standard conditions, under standard conditions, under standard condition is called standard enthalpy of formation, it's called standard enthalpy of formation, standard enthalpy of formation और standard molar enthalpy of formation, और standard molar enthalpy of formation।
जैसे एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर, कार्बन सॉलिड है जैसे ग्रेफाइट, 3H2 गैस, हाफ O2, ये मिलकर बना रहे हैं C2H5 का OH लिक्विड। इसका 1 मोल, इथेनॉल का 1 मोल बन रहा है। कार्बन के 2 लेंगे, 2 कार्बन, तो यहाँ पर जो हीट एंथैल्पी में चेंज आ रहा है, जो कि इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसलिए ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -277.7 किलो जूल पर मोल, ये हो जाएगी। तो ये कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। अब ये चूंकि निगेटिव साइन है, तो इसका मतलब ये क्या है, हीट निकल रही, एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है। अब जैसे मान लीजिए रिएक्शन दी गई है, इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल बन रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो 1 मोल बन रहा है, इसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नहीं कहेंगे। एंथैल्पी चेंज हो रहा है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या लिखा है, किसी कंपाउंड का 1 मोल कहाँ से बनेंगे, उसके एलिमेंट से, उसके जो कॉन्स्टिट्यूंट हैं। ये जो बन रहा है, ये कंपाउंड से बन रहा है, एलिमेंट से नहीं बन रहा। यहाँ कार्बन लिया जाता, फिर ऑक्सीजन लिया जाता है, कैल्शियम लिया जाता, तब बनता जाकर बन रहा है। लेकिन ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नहीं कहलाएगी। हाँ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो कहलाएगी, लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिए ये ज़रूरी है कि किसी कंपाउंड का 1 मोल बनाना है, तो वो उसके एलिमेंट से बने, जो उसके अंदर एलिमेंट मौजूद हैं, कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन, तो वो एलिमेंट होना चाहिए। और ये है कंपाउंड, ये कंपाउंड है।
अब जैसे एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, ये दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया है, हालांकि ये एलिमेंट से ही बन रहे हैं HBr, लेकिन ये 2 मोल बन रहे हैं और हमने कहा 1 मोल बनने में जितना एंथैल्पी में जाए, तो ये तो हीट ऑफ रिएक्शन हो गई। अब एंथैल्पी की जो हीट ऑफ रिएक्शन है यहाँ, चूँकि 2 मोल बने तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दुगनी हो जाएगी, यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो निकालेंगे तो हीट ऑफ रिएक्शन की आधी हो जाएगी ये, क्योंकि 2 मोल बने ना, तो तो हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, हीट ऑफ रिएक्शन का या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का आधा हो जाएगा। तो अगर HBr के अगर हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछिए इस रिएक्शन में, क्या आ जाएगी, ये आएगी जाकर, उसकी आधी आएगी जाकर, ये 8 आएगा, यहाँ 6 नहीं आएगा। तो अगर मतलब एलिमेंट से भी अगर बन रहे हैं और अगर 2 मोल बन रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आधी करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेफिनेशन क्या लिखा है, 1 मोल के बनने में, 1 मोल के बनने में जितना एंथैल्पी में चेंज होता है उसे कहते हैं। एक नोट और लिख लेंगे, एक और लिखेंगे, द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स, एक नोट और लिखेंगे, द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स, एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स in their standard states, in their standard states, in all elements in their standard states, in their standard states, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ, ब्रैकेट में मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, AGGREGATION, AGGREGATION, ब्रैकेट बंद करते हैं, लिखेंगे इज टेकन एज जीरो, इज टेकन एज जीरो, टेकन एज जीरो। तो जितने भी एलिमेंट हैं उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट यानी मोस्ट स्टेबल स्टेट में उनकी जो एंथैल्पी होती है वो 0 ली जाती है। हाँ हो गई, नहीं लिखो भाई, रिएक्शन चल लिखा दी। अब है जानेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो कंबशन मतलब होता है दहन, जलाना। तो किसी कंपाउंड के 1 मोल को एयर में कंप्लीटली बंद कर दिया जाए, जला दिया जाए, तो जो एंथैल्पी में जितना चेंज आएगा जाकर वो कहलाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंडीशन स्टैंडर्ड रहेंगे तभी स्टैंडर्ड लगा हुआ, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो फिर स्टैंडर्ड वर्ड हट जाएगा, केवल फिर कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो लिखेंगे पहले एक पॉइंट लिख लेंगे, उसके बाद लेंगे कंबशन रिएक्शंस आर, combustion reactions are
एक्सोथर्मिक इन नेचर, कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो कंबशन रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक होती है, इनके लिए एंथैल्पी चेंज क्या आएगा, निगेटिव होगा जाकर। अब लिख लिए, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज when, enthalpy change when 1 mole of a compound, 1 mole of a compound is, 1 mole of a compound is completely burnt, 1 mole of a compound is completely burnt, burnt, burnt in air under standard conditions, under standard conditions is called standard enthalpy of combustion, is called standard enthalpy of combustion, standard enthalpy of combustion, standard enthalpy of combustion। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लेंगे, पहला एग्जाम्पल है C4H10, इसे नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ LPG, ये LPG का मेन कंपोनेंट होता है। अब इसको जलाया जाए, इसके 1 मोल को ऑक्सीजन में कंबशन कराया जाए, तो 4 कार्बन है तो 4 CO2 बन जाएगा और 5 H2O लिक्विड। तो इनकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये हो जाएगा -2658 किलो जूल पर मोल, ये आ गई। तो ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसकी हो गई, ब्यूटेन की, नॉर्मल ब्यूटेन की हो गई। 1 मोल को कम्प्लीटली जलाया जाए तो इतने होंगे जाकर। ऐसे एक हो, जैसे हम लोगों की सेल के अंदर ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है C6H12O6, ग्लूकोज, ये गैसियस स्टेट में 6O2, ये भी गैसियस स्टेट में, तो 6CO2 गैस प्लस 6H2O लिक्विड, और यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन -2802 किलो जूल पर मोल, ये हो गया।